बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब के ताइफ में फौजी अड्डे पर हमला, कई ऑफिसर जख्मी, एक बंदूक बरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीरिया में अमेरिका की मदद रखने वाले मिलिटेंट्स के पैर उखड़ गए। बशर अल असद का इंटरव्यू, कहा अमेरिका और रशिया का फौजी टकराव होते होते रह गया। सीरिया में ईरानी टारगेट को निशाना बनाएंगे, नेतन्याहू ने दी एक बार फिर धमकी। यमन में हुदैदा के करीब जबरदस्त लड़ाई, सऊदी फौज घेराबंदी की तैयारी कर रही है। कुवैत ने सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीनियों के खिलाफ अमरीकी करारदाद रुकवा दी। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा गाजा जंग की दहलीज पर है। नॉर्थ कोरिया के आला ओहदेदार ने की माइक पॉम्पियो से मुलाकात, सर्जी लावरोव प्योंगयांग पहुंचे। डेनमार्क में बुर्के पर पाबंदी का कानून पार्लियामेंट में मंजूर, अगस्त से अमल होगा। बीजेपी को लगा एक और धक्का, उत्तर प्रदेश की कैराना सीट आरएलडी की तबस्सुम हसन ने जीत ली। बाई इलेक्शंस में मकामी पार्टियां असल विनर। ज़िडान ने रियल मैड्रिड के कोच की हैसियत से इस्तीफा दे दिया, कहा हर 3 साल में तब्दीली आनी चाहिए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब के ताइफ शहर में एक फौजी अड्डे पर हमले में कई आर्मी ऑफिसर जख्मी हो गए। इस हमले से पहले बंदूक बरदारों ने एक पुलिस वाले को हलाक किया और उसके हथियार छीन लिए। बताया गया कि 2 हमला आवरों की नेशनल गार्ड एकेडमी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प हुई। यह मकाम मक्का से 70 किलोमीटर दूर है। सऊदी मीडिया में कहा गया कि हमला आवरों ने पहले एक पुलिस ऑफिसर को हलाक किया, उसके हथियार और उसकी कार छीनी और उसके बाद उस फौजी मकाम में घुस पड़े। सऊदी मीडिया में कहा गया कि जिस वक्त एक हमला आवर ने पुलिस के डेप्यूटी सार्जेंट अब्दुल्ला अल कुरैशी को चाकू घोंपकर हलाक किया, वो ट्रैफिक ड्यूटी पर था। खबरों में कहा गया कि फौजी अड्डे पर हमले में कई सिपाही जख्मी हुए। इस हमले के दौरान एक हमला आवर जख्मी हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इस वाक़े की वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें अफरा तफरी देखी जा सकती है। वीडियो में बंदूकों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आईएसआईएस और अलकायदा ने माजी में अपने हमदर्दों से कहा था कि वो सऊदी अरब में फौजी ठिकानों को निशाना बनाएं। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए लोगों को इस वाक़े के बारे में तस्वीरें और वीडियोस जारी करने के खिलाफ खबरदार किया। बात करते हैं सीरिया के सदर बशर अल असद ने कहा है कि अमेरिका सीरिया में अपने पत्ते खो रहा है और जिन मिलिटेंट ग्रुप्स की वो मदद करता रहा है उनके पैर उखड़ गए और अब अमेरिकियों को सीरिया की सरजमीन से चले जाना चाहिए। रशिया के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बशर अल असद ने कहा कि एलेपो, देर अल-ज़ोर, होम्स और दमिश्क की आज़ादी के बाद अमेरिका अपने पत्ते खो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का असल कार्ड अल-नुसरा था, जिसे एतदाल पसंद कहा गया, लेकिन जब स्कैंडल सामने आया तो पता चला कि वो अल-कायदा है। इसके बाद अमेरिकियों ने एक और कार्ड की तलाश की। यह कार्ड एसडीएफ है। एसडीएफ कुर्दों और अरबों की एक फौज है जो तुर्की की सरहद के करीब सरगर्म है। बशर अल असद ने कहा कि एसडीएफ से निमटने के लिए सीरियन हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं। पहला यह कि हम बातचीत के दरवाजे खोलें क्योंकि वो सब सीरियन हैं, या फिर हम एसडीएफ से उन इलाकों को आज़ाद कराएं। बशर अल असद ने कहा कि वो एसडीएफ के असर वाले इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं झिझकेंगे। बशर अल असद ने यह भी कहा कि सीरिया में रशिया और अमेरिका के दरमियान फौजी टकराव होते होते रह गया, लेकिन उन्होंने इस इम्कानी टकराव के बारे में ज्यादा तफसील नहीं बताई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन्हें जानवर करार दिए जाने के बारे में बशर अल असद ने कहा कि आप जो होते हैं आप वही कहते हैं। ट्रंप ने दमिश्क के करीब अप्रैल के महीने में जहरीली गैस के इस्तेमाल की खबरें सामने आने के बाद बशर अल असद को जानवर कहा था।
बशार अल असद ने अंदेशा जाहिर किया कि अमेरिका एक बार फिर सीरिया पर हमले के लिए आलमी कानून तोड़ सकता है। 14 अप्रैल को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने होम्स और दमिश्क के करीब फौजी साइट पर हमले किए थे, जिनका मकसद केमिकल हथियार इस्तेमाल करने की बशार हुकूमत की सलाहियत को खत्म करना है। इसराइल की तरफ से उनका सफाया करने की धमकियों के बारे में सीरियन लीडर ने कहा कि ऐसे बयानात सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। यह हवा खड़ा करने की कोशिश है क्योंकि उनके प्यारों अल नुसरा और आईसिस को शिकस्त हो रही है। बशार अल असद ने कहा कि सीरिया बहरान शुरू होने से पहले ही इसराइल उनकी मुखालिफ ताकतों के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सीरिया का डिफेंस अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, जिसके लिए वो रशिया के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इसराइल के इन इल्जामात को झूठ करार दिया कि उसने सीरिया में ईरानी सिपाहियों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि हमारी सरजमीन पर ईरानी फौजें नहीं है, लेकिन बाज ईरानी ऑफिसर्स हैं जो सीरियन फौज की मदद कर रहे हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी दी है कि वो सीरिया में ईरानी टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सीरिया में ईरानी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने की कोशिशों के खिलाफ काम करते रहेंगे। हम न सिर्फ गोलान पहाड़ियों के इलाके में बल्कि पूरे सीरिया में कहीं भी ईरान के वजूद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि वो अगले हफ्ते जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जाएंगे और यूरोपीय लीडर्स के साथ सीरिया में ईरान की मौजूदगी और 2015 की न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत करेंगे। सीरिया के रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली यूएन एजेंसी ने कहा है कि इन रेफ्यूजियों का बहरान और ज्यादा संगीन हो सकता है। सऊदी मीडिया में दावा किया गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारशंबे को जद्दा में यमन के जिला वतन सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी से मुलाकात की। अरब न्यूज अखबार ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान यमन के हालात पर गौर किया गया और मुल्क में इंसानी हालात का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मौके पर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने यमन में सऊदी अरब के रोल और अरब इत्तेहाद की लीडरशिप की तारीफ की। हादी हुकूमत के बाद सीनियर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे, लेकिन इस मुलाकात का कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। कई दिनों से ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि 21 अप्रैल को रियाद के एक शाही महल पर हमले में मोहम्मद बिन सलमान जख्मी हो गए हैं। इन खबरों की बुनियाद यह है कि 21 अप्रैल के बाद से मोहम्मद बिन सलमान कभी भी मंजर आम पर नहीं आए। हालांकि इस अरसे में अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी ओहदेदारों की तरफ से हालिया दिनों में क्राउन प्रिंस की मसरूफियात की खबरें जारी की गई हैं, लेकिन कभी भी उनके ताज़ा वीडियोज जारी नहीं किए गए। इस ताल्लुक से अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं। यमन में सऊदी अरब की ताईद रखने वाली फोर्सेस हुदैदा बंदरगाह की घेराबंदी का मंसूबा बना रही हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया। यमनी फोर्सेस के हवाले से कहा गया कि अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी की हामी फोर्सेस हुदैदा में एक नए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। हुदैदा पर अलहूसियों का कंट्रोल है और हाल ही में सऊदी अरब की ताईद रखने वाली फोर्सेस हुदैदा के करीब पहुंच गई। इस दौरान एक खबर में कहा गया कि हुदैदा एयरपोर्ट के करीब लड़ाई तेज हो गई है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब के ताइफ में फौजी अड्डे पर हमला, कई ऑफिसर जख्मी, एक बंदूक बरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीरिया में अमेरिका की मदद रखने वाले मिलिटेंट्स के पैर उखड़ गए। बशार अल असद का इंटरव्यू, कहा अमेरिका और रशिया का फौजी टकराव होते होते रह गया। सीरिया में ईरानी टारगेट को निशाना बनाएंगे, नेतन्याहू ने दी एक बार फिर धमकी। यमन में हुदैदा के करीब जबरदस्त लड़ाई, सऊदी फौज घेराबंदी की तैयारी कर रही है।
کویت نے سیکیورٹی کونسل میں فلسطینیوں کے خلاف امریکی قرارداد رکوا دی. یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہا غزہ جنگ کی دہلیز پر ہے. نارتھ کوریا کے اعلیٰ عہدیدار نے کی مائک پومپیو سے ملاقات. سرجی لاوروف پیونگ یانگ پہنچے. ڈنمارک میں برقعے پر پابندی کا قانون پارلیمنٹ میں منظور. اگست سے عمل ہوگا. بی جے پی کو لگا ایک اور دھکا. اتر پردیش کی کیرانہ سیٹ آر ایل ڈی کی تبسم حسن نے جیت لی. بائی الیکشنز میں مقامی پارٹیاں اصل ونر. زیڈان نے ریال میڈرڈ کے کوچ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا. کہا ہر 3 سال میں تبدیلی آنی چاہیے. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے نمائندے نے دنیا سے کہا ہے کہ وہ ایک تاریخی غلطی کو سدھارے. ریاض منصور نے سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. حال ہی میں غزہ سے اسرائیل میں حملوں کے بعد امریکہ کی درخواست پر یہ میٹنگ بلائی گئی. یونائیٹڈ نیشنز کے مڈل ایسٹ سے متعلق نمائندے نیکولے میلاڈونوف نے سیکیورٹی کونسل کو وارننگ دی کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تناؤ سے غزہ میں ایک اور جنگ چھڑ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ تازہ حملے ایک وارننگ ہے اور غزہ میں کوئی بھی ایک اور جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا. فرانس نے کونسل کو وارننگ دی کہ اگر غزہ بحران پر فوری کارروائی نہیں کی گئی تو اس سے یونائیٹڈ نیشنز کو نقصان ہو سکتا ہے. فرانس کے سفیر نے کہا کہ خاموشی بہت لمبی ہو گئی ہے اور یہ بحر پن میں داخل ہو گئی ہے. یہ بات ناقابل قبول ہے. فلسطینی آبادی اور اسرائیلی آبادی کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے. یہ بات دنیا کے لیے بھی ناقابل قبول ہے جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے. یونائیٹڈ نیشنز نے فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے یہ میٹنگ بلائی لیکن کویت نے امریکہ کی قرارداد کو رکوا دیا اور کہا کہ اس نے بھی صورتحال کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی ہے. کویت نے فلسطینی سویلینز کی حفاظت کے لیے احتیاطی قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا. غزہ سرحد پر 30 مارچ سے زبردست تناؤ ہے جب فلسطینیوں نے اپنے گھروں کو واپس جانے کے حق کی تائید میں مظاہرے شروع کیے تھے. یہ مظاہرے 14 مئی کو اپنی انتہا پر پہنچے جب اسرائیل بننے کے 70 سال پورے ہونے کے موقع پر زبردست جھڑپیں ہوئیں جن میں 60 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے. اسی دن امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا. حماس نے کویت کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کی قرارداد کو ناکام بنانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. حماس کے سیاسی لیڈر عزت الرشق نے ایک بیان میں کہا کہ حماس برادر ملک کویت کی اس کوشش کے لیے اس کا تہہ دل سے مشکور ہے. بیت اللہ میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 5 لوگ زخمی ہو گئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہی ایک سیویلین کار میں ریفیوجی کیمپ پر آدھم کے اس دھاوے کے دوران یہ جھڑپیں ہوئیں. ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں قانون منظور کر لیا گیا ہے جس کے تحت عوامی مقامات پر برقع پہننے پر پابندی ہوگی. اس طرح ڈنمارک ایسا کرنے والا یورپ کا ایک اور ملک بن گیا. اس قانون میں کہا گیا کہ جو کوئی عوامی مقامات پر اپنا چہرہ چھپائے گا اس پر جرمانہ لگایا جائے گا. اس قانون کو 35 کے مقابلے 75 ووٹوں سے منظور کیا گیا. ایک کٹر پارٹی نے جو حکومت میں شامل ہے یہ قانون پیش کیا جس پر اگست کی پہلی تاریخ سے عمل ہوگا. اس طرح اگست کے بعد عوامی مقامات پر برقع پہننے پر 1000 کرونر یا $156 کا جرمانہ لگایا جائے گا. بار بار خلاف ورزی کرنے پر جرمانے کی رقم بھی بڑھ جائے گی. فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈنمارک میں عام طور پر کتنی عورتیں برقع پہنتی ہیں. پچھلے سال انسانی حقوق سے متعلق یورپ کی ایک عدالت نے بیلجیم میں اسی طرح کی پابندی کو برقرار رکھا تھا. سب سے پہلے فرانس نے عوامی مقامات پر برقع پہننے پر پابندی لگائی تھی جس پر 2011 سے عمل ہو رہا ہے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور نارتھ کوریا کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی نیو یارک میں ایک اہم ملاقات ہوئی. یہ ملاقات دونوں ملکوں کے لیڈرز ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان سمٹ کی تیاریوں کا حصہ ہے. یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نارتھ کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ پہنچے اور نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. کوریا کے عہدیدار اور پومپیو کے درمیان 90 منٹ تک ڈنر پر ملاقات ہوئی. اس کے بارے میں اور زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں. بتایا گیا کہ چہارشنبے کی رات ڈنر کے علاوہ جمعرات کو بھی دن میں بات چیت کا ایک اور دور ہوا.
ज़ीनेदीन ज़ीडान ने रियल मैड्रिड के कोच की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। एक हफ्ता पहले ही उन्होंने अपने क्लब को तीसरी बार चैंपियंस लीग टाइटल दिलाया था। फ्रांस के 45 साल लेजेंड फुटबॉलर ने मैड्रिड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अगले साल कोच की हैसियत से बरकरार रहना नहीं चाहते। ज़ीडान ने जनवरी 2016 में कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने कहा कि ये कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन हर एक के लिए ये लम्हा आता है। ये बात अजीब लगेगी, लेकिन ये सब के लिए बेहतर है जिनमें खिलाड़ी, क्लब और मैं शामिल हूं। उन्होंने कहा कि इस टीम को जीतते रहना चाहिए और 3 साल में ऐसी तब्दीली आनी चाहिए, एक आवाज़ और काम करने का तरीका बदलना चाहिए। इस मौके पर रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, जो इस ऐलान से हैरान रह गए। उन्होंने माना कि वो इस खबर के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ज़ीडान हम सब के लिए एक मिसाल है। ज़ीडान 2001 और 2006 के दरमियान रियल मैड्रिड के लिए खेलते रहे। इस अरसे के दौरान इस क्लब ने चैंपियंस लीग और ला लीगा में कामयाबी हासिल की। बीजेपी को एक और धक्का लगा। अपोजिशन पार्टियों ने मुल्क में होने वाले बाई इलेक्शंस में जबरदस्त मुजाहरा किया और 11 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि भागवा पार्टी और उसकी इत्तेहादियों को सिर्फ 3 सीटें मिली। लोकसभा की 4 और अलग अलग रियासतों की 10 असेंबली सीटों के लिए ये बाई इलेक्शंस हुए। उत्तर प्रदेश के हसास हल्के केराना में आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने बीजेपी की मृगनाना सिंह को 55,000 वोटों से शिकस्त दी। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नईमुल हसन ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नूरपुर हल्के से 6,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की और बीजेपी के अदानी सिंह को शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर के बाद बीजेपी को यह मुसलसल दूसरा धक्का लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार ने पलघाड़ लोकसभा सीट जीत ली। उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार को 44,000 वोटों से हराया। इस दौरान शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने इस नतीजे के बाद बीजेपी पर खूब गुस्सा उतारा, लेकिन उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि क्या वो बीजेपी से ताल्लुक तोड़ लेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिवसेना बीजेपी से ताल्लुक तोड़ने पर गौर कर रही है। इन बाई इलेक्शंस में मकामी पार्टियों ने बीजेपी के रथ को रोका, कांग्रेस को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत के अवाम ने बीजेपी को एक सबक सिखाया है। बिहार के जोकीहार हल्के में आरजेडी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के लिए एक धक्का है। कांग्रेस ने राजा राजेश्वरी नगर सीट पर कब्जा बरकरार रखा, जहां उसने अपनी इत्तेहादी पार्टी जेडीएस से मुकाबला किया। मेघालय के अम्पाटी में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब कांग्रेस मेघालय में हुकूमत बनाने का दावा पेश कर सकती है। किराना हल्के से कामयाबी के बाद तबस्सुम हसन ने कहा कि 2019 में अपोजिशन पार्टियों के लिए रास्ता खुल गया है और उन्हें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने तबस्सुम हसन की तायीद की थी। तबस्सुम हसन ने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को 2019 में एक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब ने मेरी तायीद की और मैं इन सब की शुक्रगुजार हूं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी के उम्मीदवार ने कभी भी असल मसाइल पर बात नहीं की। तबस्सुम हसन के शौहर मुनव्वर हसन किराना के मकबूल लीडर थे, जिनका एक कार हादसे में इंतकाल हुआ था। फ्रांस की तारीखी एफिल टावर पर बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में एफिल टावर के मीनार पर बिजली गिरते हुए देखा जा सकता है। फ्रांस के मौसम ओहदेदारों ने तस्दीक की कि पिछले दिनों एफिल टावर पर बिजली गिरी थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब के ताइफ में फौजी अड्डे पर हमला, कई ऑफिसर जख्मी, एक बंदूक बरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीरिया में अमेरिका की मदद रखने वाले मिलिटेंट्स के पैर उखड़ गए। बशर अल असद का इंटरव्यू, कहा अमेरिका और रशिया का फौजी टकराव होते होते रह गया। सीरिया में ईरानी टारगेट को निशाना बनाएंगे, नेतन्याहू ने दी एक बार फिर धमकी। यमन में हुदैदा के करीब जबरदस्त लड़ाई, सऊदी फौज घेराबंदी की तैयारी कर रही है। कुवैत ने सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीनियों के खिलाफ अमरीकी करारदाद रुकवा दी। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा गाजा जंग की दहलीज पर है। नॉर्थ कोरिया के आला ओहदेदार ने की माइक पॉम्पियो से मुलाकात, सर्जी लावरोव प्योंगयांग पहुंचे।
डेनमार्क में बुर्के पर पाबंदी का कानून पार्लियामेंट में मंजूर, अगस्त से अमल होगा। बीजेपी को लगा एक और धक्का, उत्तर प्रदेश की कैराना सीट आरएलडी की तबस्सुम हसन ने जीत ली, बाई इलेक्शंस में मकामी पार्टियां असल विनर। ज़िडान ने रियल मैड्रिड के कोच की हैसियत से इस्तीफा दे दिया, कहा हर 3 साल में तब्दीली आनी चाहिए। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।